हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ हमने क्या किया अब तक या फिर क्या हम कर रहे थे। देखो, हिटलर राइज टू पावर हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में बताया। हिटलर के राइज के पीछे क्या क्या रीजंस हुए वो रीजंस मैंने आपको बताए। उसके बाद नाजी पार्टी की फॉर्मेशन, उनका स्लोगन, उनका सिंबल क्या क्या रहा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम टॉपिक कर रहे थे हिटलर रोड टू पावर, जिसका एक पॉइंट 1923 म्यूनिक पुट, जिसको हम फेल्ड अटेम्प्ट के नाम से जानते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हिटलर के पावर में आने के और मेजर स्टेप्स क्या क्या थे, जिसमें हमारा शामिल है आज का फर्स्ट टॉपिक 1932 से 1933 नाजी पार्टी गेन सपोर्ट। नाजी पार्टी को जब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा था तब क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हिटलर की सफर के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की, जहां से जर्मनी का सबसे पावरफुल लीडर बनके हिटलर सामने आया था। और ये टाइम था 1932 से 33 के बीच का। एक बार बैकग्राउंड देखो कि क्या रीजंस हुए थे, जिसमें सबसे पहले हमारा ग्रेट डिप्रेशन का असर। देखो, 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो जर्मनी में बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और पॉवर्टी, गरीबी, महंगाई अपने पीक पर थी। लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी को लेके वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका था। लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। और इसी बीच जो वेमार गवर्नमेंट बनी थी वो भी अपनी प्रोमिसेस को, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। मतलब वेमार रिपब्लिक उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। वो अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत ज्यादा कर ही रही थी, लेकिन जितना करना चाहिए था उतनी चीजें वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। ऐसे में हिटलर ने एक मजबूत लीडर के रूप में इमेज सेट की। हिटलर ने लोगों को अलग अलग प्रोमिसेस किए कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा, हर घर में रोजगार दूंगा, हर घर में खाने लायक सोर्सेज अवेलेबल कराऊंगा। देश का जो गौरव है, देश का जो प्राइड है, जो कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से खो गया है, मैं वो सारी चीज वापस लाके दूंगा। यही रीजन है कि लोगों का ट्रस्ट हिटलर पर बहुत जल्दी बन गया और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते चले गए थे। आगे देखो, 1932 के जो इलेक्शंस हुए थे, इसमें नाजी पार्टी की जो बढ़ती हुई ताकत थी ना, वो कैसे हुई, मीन्स नाजी पार्टी को इतना ज्यादा सपोर्ट कैसे मिला। तो देखो, 1932 में जो इलेक्शंस हुए, इसमें नाजी पार्टी ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। स्टार्टिंग में आपको बैकग्राउंड के थ्रू बता ही दिया। हिटलर के जो प्रोमिसेस थे उसने लोगों को अट्रैक्ट किया था। लोगों के मन में भी एक आशा सी जग गई थी कि हाँ, अब शायद चीजें बदल सकती है। तो इस वजह से पहले ही हिटलर के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ गए थे। और जब इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में भी नाजी पार्टी ने अपनी एक बहुत बेटर परफॉर्मेंस दिखाई। जर्मनी के जो लोग हैं वो, जो पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वेमार रिपब्लिक, उससे इतने ज्यादा नाराज थे, परेशान थे। इसी वजह से जब हिटलर ने अपना इलेक्शन में नाम दिया तो बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर उसे वोट दिया और जीत का रास्ता हिटलर के खुलता चला गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ था वोटिंग का? नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। नाजी पार्टी जो है वो जर्मनी के पार्लियामेंट रिचस्टैग में एक बहुत पावरफुल और बहुत मेजर बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यानी कि जर्मनी की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें सबसे ज्यादा सीट जो है वो नाजी पार्टी के पास आ गई थी। लेकिन ध्यान देना, उनके पास मेजॉरिटी, पूरी सीट्स नहीं थी। मतलब ये लगा लो टोटल सीट्स 100 हैं तो लगभग 60 to 65 सीट उनके पास आ गई। सीट तो उनके पास ज्यादा थी, अपोजिशन के कंपैरिजन तो उनके पास ज्यादा थी, लेकिन मेजॉरिटी, पूरी सीट्स उनके पास नहीं थे। इसीलिए वो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। और फिर 1933 में क्या हुआ? हिटलर बिकम्स अ चांसलर। हिटलर को चांसलर बना दिया गया। क्या हुआ देखो, जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे पॉल वॉन हिंडनबर्ग, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर में आकर जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर डिक्लेयर कर दिया। और बच्चों, वही दिन था जब हिटलर लीगल तरीके से जर्मनी में पावर में आ गया था। अब वो जर्मनी का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका था। भाई, चांसलर तो सबसे ऊपर ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए जर्मनी का अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी बन चुका था। और उसके माइंड में भी बैकअप ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चल रही थी कि अब मैं हर वो चीज कर सकूंगा जो मैंने सोची है कभी ना कभी। तो समझो, हिटलर ने अब किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि लोगों का जो दुख था, बेरोजगारी और निराशा का फायदा उठाकर
अब हिटलर लीगल तरीके से पावर में आ चुका था। तो 1932 से 1933 तक लोगों को ये चीजें लगने लगी थी कि हिटलर इज द ओनली पर्सन जो जर्मनी का प्राइड, जर्मनी का गौरव उसे वापस दिला सकता है। और इसी विश्वास ने उसे चांसलर भी बना दिया, जो कि आगे चलकर जर्मनी का डिक्टेटर भी बन के उभरा था। तो समझ आया कैसे कैसे हिटलर को सपोर्ट मिलता गया, लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सका। लेकिन एट द एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर था प्रेसिडेंट के ऊपर कि हिटलर एक अच्छा पर्सन है या फिर उसने इतने प्रोमिसेस किए हैं तो एक चांस उसे देना चाहिए। ये सारी चीजें रिकॉल करते हुए हिटलर को जर्मनी का चांसलर डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि आगे चलकर एक डिक्टेटर बनकर सबके सामने आया था। आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है 1934 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, तानाशाही की स्थापना। तो बच्चों अब सुनो, 1934 में जर्मनी में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ। क्या? प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हो गई थी। जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे पॉल हिंडनबर्ग, उनकी डेथ हो गई और उसके तुरंत बाद हिटलर ने मौका देखकर अपने आप को जर्मनी का फ्यूरर मतलब जर्मनी का सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया। अब उसके पास सारी पॉलिटिकल पावर थी, ना ही कोई प्रेसिडेंट ना ही कोई अपोजिशन। हिटलर ने फिर क्या किया, बाकी जो भी छोटी छोटी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, छोटी छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको भी बैन कर दिया ताकि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप या लीडर उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। और इसी तरह जर्मनी में पूरी तरह डेमोक्रेसी खत्म हो गई और डिक्टेटरशिप की स्थापना हो गई थी, मतलब तानाशाही शुरू हो गई थी एक तरह से। तो अब जर्मनी में सिर्फ एक ही पर्सन का रूल चल रहा था, एक ही पर्सन का हुक्म चल रहा था, दैट इज हिटलर का। आया समझ? ये थे कुछ मेजर स्टेप्स जो कि हिटलर के थ्रू लिए गए थे या फिर उसके साथ जो चीजें हुई थी उसके पावर में आने तक, जिसमें हमारा शामिल है हिटलर का जेल जाना या फिर उसका बुक लिखना, उसके 3 थीसिस जो उसने 3 आइडियाज दिए थे वो, या फिर उसके थ्रू डिक्टेटरशिप की स्थापना करना जर्मनी में। अब आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलिसीज एंड एक्शंस अंडर नाजी रूल। नाजी रूल के तहत क्या क्या पॉलिसीज या फिर क्या क्या एक्शंस लिए गए हिटलर के थ्रू, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल। तो बच्चों अब समझो, जब हिटलर पावर में आया तो उसने क्या किया, जर्मनी का जो सारा कंट्रोल था वो सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था। सबसे पहले तो उसने ये रूल बना दिया कि सिर्फ अब नाजी पार्टी ही रूल करेगी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो सब बैन कर दी गई। मतलब कि अगर और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहे, कोई पॉलिटिकल ग्रुप बनाना चाहे या फिर हिटलर के खिलाफ बोले, ऐसा कुछ भी अब अलाउड नहीं था और ऐसा करने वाले को सजा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसने एक सीक्रेट पुलिस बनाई, गेस्टापो, और ये पुलिस क्या करती थी, इनका काम क्या था, चुपके से लोगों पर नजर रखती थी। किस लिए? कि अगर किसी ने भी हिटलर के खिलाफ कुछ बोला या उसके खिलाफ कुछ लिखा, कुछ करने की सोची, तो फिर उस पर्सन के खिलाफ हिटलर की जो सीक्रेट पुलिस थी गेस्टापो उन्हें अरेस्ट कर लेती, उन्हें मारती, टॉर्चर करती। इसकी वजह से सब लोग डर भी बहुत रहे थे, लोगों के मन में डर का माहौल भी फैल गया था और कोई भी चाहे कितनी भी परेशानी हो लेकिन कोई भी इसका विरोध, कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोल रहा था कुछ भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो वहाँ की मीडिया थी जर्मनी की और एजुकेशन और जो कल्चर सिस्टम था, हिटलर ने ये सारी चीजें भी अपने कंट्रोल में कर ली थी। मतलब कि न्यूज़पेपर में अब सिर्फ वही छपेगा जो हिटलर चाहता है, मींस अपनी मन मर्जी का अपने लिए अच्छा छपवाना। स्कूल में बच्चों को सिर्फ वही सिखाया जाएगा जो नाजी पार्टी की सोच थी, मींस जो वो सोच रही थी, जो वो करना चाहती थी, बच्चों को अब स्कूल में सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। और जो फिल्म्स, सॉन्ग, आर्ट वगैरह है ना, इन सब में हिटलर और उसके आइडियाज को ग्लोरीफाई किया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था। कैसे? कोई मूवी बन रही है, उस मूवी की अब अपनी कोई स्टोरी नहीं होगी, बल्कि हिटलर की स्ट्रगल या फिर हिटलर की जो बातें है ना, या हिटलर जो करना चाह रहा है उसकी जो सोच है, उससे रिलेटेड कुछ मूवी में आएगा। न्यूज़पेपर में भी सिर्फ वही छपेगा जो हिटलर की सोच है या फिर हिटलर जो चाह रहा है। स्कूल में भी सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो नाजी पार्टी की सोच है। इसका क्या रिजल्ट निकला? जर्मनी में फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई थी और सब कुछ जो है वहाँ का हिटलर के कंट्रोल में आ गया था। चाहे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वहाँ का आर्ट एंड कल्चर हो, या फिर जर्मनी की मीडिया हो। मीडिया में सब कुछ काउंट होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीन्स टीवी वगैरह में या फिर रेडियो में भी सिर्फ वही बातें बताई जा रही हैं जो हिटलर की सोच है, हिटलर जो चाह रहा है। तो इस तरह जर्मनी में डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और सारा जो कंट्रोल है वो हिटलर के हाथों में आ गया था। आगे देखो नेक्स्ट क्या है,
इकोनॉमिक पॉलिसीज मीन्स आर्थिक नीतियां। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हिटलर की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, यानी कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हिटलर के द्वारा। देखो सबसे पहले तो हिटलर का जो मेन एम था, मेन गोल था उसका कि जर्मनी खुद पर निर्भर मीन्स सेल्फ सफिशिएंट बने, कोई भी रिसोर्सेज की नीड हो वो अपने ही कंट्री में अवेलेबल हो, ऐसे हिटलर की सोच थी। ये सब वो चीजें करना चाहता था। और दूसरा, एक बड़े स्तर पर जो बेरोजगारी फैली हुई है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो फैली हुई है, जो पीक पर है, उसको खत्म करना। तो हिटलर ने क्या किया इसके लिए, जो पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स होते हैं ना उनको स्टार्ट किया, जैसे कि बड़े बड़े रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। इससे क्या बेनिफिट हुआ, अगर कुछ काम होगा कंट्री में, कोई रोड बनेगा या कुछ भी, उसमें लोग तो चाहिए, वर्कर की जरूरत तो पड़ेगी। इससे लोगों को काम मिल गया, रोजगार बढ़ने लगा और कंट्री की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगी थी। फिर उसने मिलिट्री इंडस्ट्रीज और रीआर्मामेंट पे फोकस किया, यानी कि जो नए नए हथियार हैं, टैंक्स हैं, आर्मी के लिए, यानी जो भी सामान की नीड होती है भाई, इन फ्यूचर कभी भी कोई वॉर वगैरह हो गया तो उसके लिए आर्मी को किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें उसने बनाना शुरू किया। इसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या प्लस पॉइंट हुआ, हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी और थी जो कि हिटलर ने लॉन्च की थी, दैट इज वोल्क्सवैगन स्कीम। वोल्क्सवैगन का क्या मतलब होता है, पीपल्स कार, यानी कि हिटलर ने सिटीजन्स को ये प्रॉमिस किया कि अब हर जर्मन सिटीजन के पास एक अफोर्डेबल कार होगी, वो एक अफोर्डेबल कार खरीद सकेगा। इससे लोगों का विश्वास और लोगों की उम्मीद जो है वो हिटलर को लेके बनी रही कि हाँ अब तो हम सबका फ्यूचर बेटर होके रहेगा। आ गया समझ। लेकिन इन सब में भी एक बात याद रखना, हिटलर ने ट्रेड यूनियंस जो होते हैं ना उनको बैन कर दिया था। मतलब कि जो वर्कर्स के अलग अलग ग्रुप बनते हैं, वर्कर यूनियन होता है ना, उस चीज को बैन कर दिया था कि कोई भी वर्कर्स का ग्रुप बन के भाई 20-30 वर्कर मिलके हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे, या फिर ये कम्युनिटी के लोग हैं ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे। इन सब चीजों को बैन कर दिया था। उन्हें मजबूरन नाजी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना पड़ा था। और इसी तरह वर्कर के जो राइट्स हैं वो हिटलर के कंट्रोल में आ गए थे। तो ओवरऑल देखो क्या हुआ, हिटलर ने इकोनॉमी को लेके जो जो स्टेप्स उठाए वो बेनिफिशियल तो हुए, लेकिन वर्कर के जो राइट्स थे और उनकी जो फ्रीडम्स थी और उनके जो बेसिक राइट्स थे ना, वो पूरी तरह से अब खत्म कर दिए गए थे। हर चीज पर अब पूरी तरह से कंट्रोल सिर्फ हिटलर का हो गया था। आ गया समझ। तो बच्चों अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे की जो पॉलिसीज या फिर एक्शंस नाजी रूल में लिए गए, जैसे कि सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज या फिर फॉरेन पॉलिसीज जो हिटलर के थ्रू चलाई गई थी, ये सब देखेंगे हम कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज बैक टू स्कूल। बाय बाय।